नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजस्थान भूगोल। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 5, जिसके अंदर हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बचे हुए दो भौतिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी जो प्रदेश है और पूर्वी मैदानी प्रदेश, इनके बारे में आज यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और बाकी की दो क्लासें आपने जो हुई है हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, कुल मिलाकर राजस्थान भूगोल की 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, तो वो अटेंड करें और नोट्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। दोस्तों एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसके अंदर जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं 3 हमारा जो प्रदेश है मित्रों वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों देखिए मित्रों, यह है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7% भाग पर विस्तृत है। जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पे, कुल क्षेत्रफल के 7% क्षेत्रफल पे आपको मिलेगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों जहां राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है, तो पठारी प्रदेश पर राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों यह भारत के मालवा पठार का भी भाग है। जो भारत का मालवा का पठार है मित्रों उसका भाग है आपके दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। दोस्तों जिसे राजस्थान में हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। तो जो मालवा का पठार राजस्थान के अंतर्गत आता है उसको राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है, हाड़ौती का पठार कहा जाता है। दोस्तों यह पठार बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है। तो जो दक्षिण पूर्वी पठार है आपका, ये कौन से लावा से निर्मित है, बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है, जहां लावा निर्मित काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो आपने यह सुना होगा कि पठारी प्रदेश में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, काली मिट्टी। और मित्रों जो काली मिट्टी है यह किसकी वजह से है, लावा की वजह से। लावा से निर्मित होने के कारण यह मिट्टी है, इसका रंग कैसा है मित्रों, काला रंग है। दोस्तों काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, यह क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। दोस्तों इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी का ही नाम है आपके कपासी मिट्टी। काली मिट्टी का ही नाम क्या है, कपासी मिट्टी है। दोस्तों तो फिर देखें एक बार, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी पठारी प्रदेश है, यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7% है और पठारी प्रदेश पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% जनसंख्या निवास करती है। पठारी प्रदेश है जो भारत के मालवा पठार का ही भाग है, जिसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठार है जो बेसाल्टिक लावा से निर्मित है और इस लावा से, जो बेसाल्टिक लावा, इस लावा से निर्मित मिट्टी है उसका रंग कैसा है, काला है। दोस्तों काली मिट्टी है जो किस फसल के लिए उपयुक्त है, कपास के लिए। इस वजह से काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलिए मित्रों, आगे काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी, कपासी मिट्टी और रेगुड़ मिट्टी, 3 नाम हो गए काली मिट्टी के। पहला काली मिट्टी, लावा से निर्मित होने के कारण काला रंग, काली मिट्टी। दूसरा कपास के लिए उपजाऊ होने के कारण कपासी मिट्टी और इसका तीसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी। दोस्तों इस पठार का जो आपका दक्षिण पूर्वी पठार है, इस पठार का विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग है ना राजस्थान का मित्रों, ये अगर हम राजस्थान की बात करें तो यह हमारा दक्षिण पूर्वी भाग है। दक्षिण पूर्वी भाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में पाया जाता है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ तथा जो चित्तौड़गढ़ है उसका कुछ भाग, उसके अंदर पठारी भाग राजस्थान के अंदर पाया जाता है। दोस्तों
काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, एक बार पानी पिलाने के बाद लंबे समय तक ये अपने अंदर पानी का संचित रखती है दोस्तों, इसलिए यह शुष्क कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त मिट्टी होती है। किसके लिए? शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। इस पठार की चट्टानें दक्कन सेल समूह से संबंधित है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो हमारे दक्षिण पूर्वी पठार है इसकी चट्टानें कौन से सेल समूह से हैं? दक्कन सेल समूह से दोस्तों। एक बार फिर से देखें, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या नाम है? रेंगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी। इस पठार का कहां कहां पर विस्तार है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा इस पठारी भाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। जो काली मिट्टी है, पठारी मिट्टी काली मिट्टी है, उसकी जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण यह शुष्क कृषि के लिए क्या है मित्रों? उपयुक्त होती है। और जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है हमारा, इसकी जो चट्टानें हैं वो कौन से सेल समूह की है? दक्कन सेल समूह की चट्टानें हैं दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, विंध्यन कंगार। विंध्यन कंगार क्या है दोस्तों? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के दक्षिण सीमावर्ती भाग में, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो दक्षिण सीमावर्ती भाग है वहां पर विंध्यन कंगार का विस्तार पाया जाता है। किसका मित्रों? विंध्यन कंगार का विस्तार पाया जाता है, जो अधिकांशतः बलुआ पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि विंध्यन कंगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो बलुआ पत्थर की चट्टानों से निर्मित है विंध्यन कंगार। कौन से जिलों में है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के दक्षिण सीमावर्ती भाग है वहां पर दोस्तों। यह कंगार चंबल तथा बनास नदियों के मध्य स्पष्टतः दिखाई देता है। चंबल और बनास जो नदियां हैं इनके मध्य स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है, जिसकी दिशा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी है। इसकी दिशा कौन सी है? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी दोस्तों। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, इस प्रकार इसकी क्या है? दिशा है दोस्तों। तो यह था हमारे मित्रों, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आपके। जैसे कि अरावली पर्वतमाला की बात करें तो लंबी क्लास चली थी, क्योंकि वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो वो भी हमारी लंबी क्लास चली थी, क्योंकि वहां से भी इंपॉर्टेंट। यहां से जो हमारा पठारी भाग है इससे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं मित्रों चौथे प्रदेश की। तो चौथा हमारा प्रदेश रहेगा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान दोस्तों, देखिए पूर्वी मैदान अरावली पर्वत तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के मध्य पूर्वी मैदान का विस्तार पाया जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान के नक्शे के अंदर तो मित्रों इस प्रकार, अगर हम राजस्थान का, तो यह हमारी आ गई अरावली पर्वतमाला। यह आ गया हमारा क्या मित्रों? क्या आ गया हमारा? ये आ चुका है हमारा, ये चीज है जो हमारी पठारी प्रदेश। कौन सा है? पठारी प्रदेश है। यह है हमारी अरावली पर्वतमाला। अब ये जो बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? आपका पूर्वी मैदान। ज्यादातर विस्तार इसका आपको यहां पर मिलेगा। अब चलिए मित्रों इसके बारे में देखते हैं। तो अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के मध्य पूर्वी मैदान का क्या है? विस्तार है दोस्तों, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23% भाग पर, राजस्थान के 23% भाग पे कौन सा है? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान है दोस्तों, जहां राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। तो पूर्वी मैदान में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39% दोस्तों। इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के जमाव से हुआ है। जो आपका पूर्वी मैदान है यह बहुत ही उपजाऊ मैदान माना जाता है दोस्तों। इसका जो निर्माण हुआ है वो नदियों के द्वारा जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है उसका जमाव हो जाता है, और जमाव होने के बाद इस मैदान का निर्माण हुआ है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त क्यों होती है? क्योंकि यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों। इसलिए यहां जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व
अगर हम चारों प्रदेशों की बात करें तो आपको मिलेगा मैदानी प्रदेशों में, पूर्वी मैदानी प्रदेशों में। कारण यह कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और मिट्टी उपजाऊ होने की वजह से अच्छा उत्पादन देती है, इस वजह से जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है दोस्तों। पूर्वी मैदान में औसत वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेमी है। पूर्वी मैदान के अंदर अगर औसत वार्षिक वर्षा की हम बात करें तो 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों। तो एक बार फिर देखिए पूर्वी मैदान को, अरावली पर्वत और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के मध्य स्थित या विस्तृत भाग है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भाग पर विस्तृत है, जहां पर 39% जनसंख्या निवास करती है। चारों प्रदेशों में से ऐसा प्रदेश जिसमें घनत्व की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या आपको यहां पर मिलेगी दोस्तों। पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के कारण। जो ये उपजाऊ मिट्टी है यह है जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी है यह होती है कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त। कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है, इस वजह से यहां पर जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है दोस्तों। पूर्वी मैदान में औसत वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर रहती है दोस्तों। अब बात करते हैं कि पूर्वी मैदान है, इसको हम किन किन भागों में तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं दोस्तों। तो पूर्वी मैदान को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा बनास का मैदान। देखिए मित्रों, बनास का मैदान कहां कहां पर है। यह बनास एवं उसकी सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र है। तो बनास का मैदान कौन सा है, बनास नदी और बनास की जो भी सहायक नदियां। तो ये नदियों का टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नदियां। उसके अंदर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि कौन सी सहायक नदियां हैं बनास की। तो बनास और बनास की सहायक नदियों का जो अफवाह क्षेत्र है वो है बनास का मैदान दोस्तों। अफवाह क्षेत्र जिसका विस्तार राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, उत्तरी चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाया जाता है। तो बनास का मैदान है वो किन जिलों में, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, उत्तरी चित्तौड़, इन जिलों के अंदर आपको बनास का मैदान देखने को मिलेगा दोस्तों। बनास के मैदान के उत्तरी भाग को, बनास का जो मैदान है इसका जो अगर हम बात करें कि ये हमारे बनास का मैदान है, तो इसका जो उत्तरी भाग है ना, ये इस भाग को क्या कहा जाता है, करौली मालपुरा का मैदान। तो बनास के मैदान के उत्तरी भाग को करौली मालपुरा का मैदान, तथा जो दक्षिणी भाग है, कौन सा भाग मित्रों, जो दक्षिणी भाग है उसको मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। जो ये भाग बच्चा है आपका दक्षिणी भाग, इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मैदान कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है, दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान और उत्तरी भाग को करौली मालपुरा का मैदान कहा जाता है। आगे चलिए, बनास के मैदान का पश्चिम भाग सर्वाधिक ऊंचा है। जो हम ये बनास का मैदान देख रहे थे मित्रों, इसका जो पश्चिमी भाग है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, सर्वाधिक ऊंचा स्थित है, जो टीले नुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में, टीले नुमा संरचना के रूप में आपको बनास के मैदान का उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग है वो दिखाई देगा। इसे पिडमोंट मैदान कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि पिडमोंट मैदान किसको कहा जाता है। तो बनास के मैदान के पश्चिमी भाग को, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, इस वजह से इसको पिडमोंट मैदान भी कहा जाता है। यह कहां पर स्थित है, पिडमोंट मैदान कहां पर है, राजसमंद जिले में देवगढ़ के समीप। राजसमंद जिले में जगह है देवगढ़, देवगढ़ के समीप स्थित है पिडमोंट मैदान दोस्तों। तो यह था बनास का मैदान। आगे चलते हैं और बात करते हैं चंबल के मैदान की। किसके मैदान की, चंबल का मैदान। यह है चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र है। तो बनास का था जो बनास नदी और उसकी सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र था मैदान। अब आ रहा है चंबल का मैदान। तो चंबल का जो मैदान है वो चंबल और उसकी सहायक नदियों का क्या है, अफवाह क्षेत्र है। चंबल के मैदान का विस्तार चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी का सीमावर्ती भाग, यानी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी का है सीमावर्ती भाग, सवाईमाधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों में विस्तृत है। तो जहां से चंबल नदी गुजरती है वहां पर आपको मिलेगा चंबल नदी का मैदान दोस्तों। चंबल नदी भारत में
अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है? कौन सी नदी भारत में अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है? चंबल नदी जानी जाती है। अवनालिका अपर्दन से, इस अपर्दन के कारण ऊंची नीची जमीन का निर्माण हो जाता है। किस जमीन का? ऊंची नीची जमीन का। चंबल नदी अपर्दन करती है, अपर्दन की वजह से ऊंची नीची, कहीं पर गड्ढे, कहीं पर थोड़ा सा ऊंचाई पे टीलों के रूप में, मतलब ऊंची नीची जमीन का निर्माण होता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उत्कात स्थलाकृति। क्या कहते हैं? उत्कात स्थलाकृति इसको कहा जाता है। एवं इस क्षेत्र को बीड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। तो चंबल नदी के अपर्दन से जो ऊंची नीची जमीन का निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है? बीड़ भूमि कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में बीड़ भूमि का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में पाया जाता है सर्वाधिक। लगभग जो बीड़ भूमि राजस्थान में देखने को मिलती है वो आपको धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये था आपके चंबल का मैदान। आगे चलते हैं और बात करते हैं माही के मैदान की। माही का मैदान दोस्तों, ये माही तथा उसकी सहायक नदियों का अपोह क्षेत्र है। बनास की जो मैदान था वो बनास व बनास की सहायक नदियां। चंबल का मैदान है चंबल और उसकी सहायक नदियां। बनास का मैदान है तो बनास और उसकी सहायक नदियों से लाई हुई मिट्टी से दोस्तों, जिसका विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। माही का जो मैदान है मित्रों, यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में आपको देखने को मिलेगा। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य, ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 56 की पहाड़ियां हमने पढ़ी थी बाड़मेर में। अब बात कर रहे हैं 56 का मैदान। तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों अथवा 56 गांवों का समूह है। 56 नदी नाले भी है और 56 गांव भी है। तो उस समूह के वजह से उसको 56 का मैदान कहा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये माही का मैदान है, लेकिन बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ दोनों है इनके मध्य 56 गांव और 56 नदी नाले हैं। इस वजह से इस मैदान को 56 का मैदान भी कहा जाता है दोस्तों। वागवार, वागड़ या बागड़, मित्रों यहां पे ध्यान रखना है, एक तो है बांगड़, एक है बागड़। बांगड़ और बागड़, वागड़ अलग आ जाएगा, लेकिन बागड़ और बांगड़, बांगड़ तो कहते हैं शेखावाटी प्रदेश को और बागड़ कहते हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर का जो मैदान है उसको दोस्तों। कांठल किसको कहते हैं? माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। जो हमारी माही नदी है इसमें जो प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग है, जो प्रतापगढ़ है माही नदी के किनारे पे, इस वजह प्रतापगढ़ का जो भूभाग है आसपास का उसको कांठल के नाम से जाना जाता है। तो बांगड़, कांठल और वागड़, बागड़ या वागवार, इनका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो यह था हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। कैसी लगी आपको यह क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी की सभी क्लासें एक बार सभी मित्र अटेंड करें, नोट्स बनाएं और पीडीएफ के लिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।